सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है ड्रीम्स वे एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस वाली जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, जिसका पार्ट 1 आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ, उसके पार्ट 2 में चलते हैं सीधे ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पोर्टेबल कंप्यूटर, कि हम किसको एज ए पोर्टेबल कंप्यूटर बोल सकते हैं, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या डेस्कटॉप। तो इन तीनों को ही हम क्या बोल सकते हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं बोल सकते। पोर्टेबल कंप्यूटर हमारा क्या आता है, लैपटॉप हो गया, फिर हमारा छोटा कोई टैबलेट हो गया, उस तरह के। तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन द वेदर फॉरकास्टिंग। कि देखो अब वेदर फॉरकास्टिंग के लिए क्या है, आजकल बहुत ज़्यादा हमारा जो वेदर फॉरकास्ट वाला सिस्टम है बहुत ज़्यादा क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया है। हमें तुरंत पता लग जाता है कि हाँ आज बारिश होगी, कल आंधी आएगी, तूफान आएगी। तो ये सारा का सारा काम जो है हमारा एक नॉर्मल कंप्यूटर तो कर नहीं सकता है। तो देखो 4 ऑप्शन दिए थे, नोटबुक, टैबलेट, माइक्रो कंप्यूटर। तो कौन है इसमें से, सीधा सीधा आंसर दिख रहा था सुपर कंप्यूटर। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सीपीयू, कि सीपीयू का कौन सा पार्ट नहीं है। तो देखो कंट्रोल यूनिट सीपीयू में होती है, स्टोरेज यूनिट होती है, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट भी होती है। तो कौन सी नहीं होती है, प्रोग्राम यूनिट। देखो फिर से एग्जामिनर ने क्वेश्चन कैसे पूछा है, नॉट ए पार्ट ऑफ सीपीयू। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 29, माइक्रो प्रोसेसर्स कैन बी यूज टू मेक, कि माइक्रो प्रोसेसर्स किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, कंप्यूटर्स, डिजिटल सिस्टम्स या कैलकुलेटर्स। तो वो सभी के लिए यूज़ होते हैं, ऑल ऑफ दिस। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें क्या बोल रहे हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेज एक्सेप्ट, कि इसमें से जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं इनपुट डिवाइसेस हैं, कौन सा ऐसा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखो स्कैनर इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आ गया डी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, हाउ कैन वी मेज़र द स्पीड ऑफ ए रैम, कि अगर हम रैम की स्पीड को मेज़र करना चाहें तो कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो ऑप्शन दिया है कैपेसिटी, बस विड्थ, बस स्पीड। तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ बी एंड सी। हम किससे बता सकते हैं उसकी रैम की स्पीड, बस विड्थ से और बस की स्पीड से। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी दैट डज नॉट फॉरगेट, विच इज़ आर द कंप्यूटर मेमोरी दैट डज नॉट फॉरगेट, कि अगर कौन सी हमारी एक मेमोरी है जो जब हमारी लाइट या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डाटा जो है वो लॉस नहीं होता है। तो कौन सा आ जाएगा इसका आंसर, रोम। तो रोम की फुल फॉर्म क्या है, अगले पेपर में ये भी पूछ सकता है आपसे। रीड ओनली मेमोरी रैम है, उसकी क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर है पी रोम, उसकी क्या आती है, प्रोग्रामेबल रीडेबल ओनली मेमोरी। ठीक है। इसके बाद आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज इज स्लो, कि कौन सी मेमोरी स्टोरेज जो है वो सबसे क्या आती है, स्लो। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन है कैश मेमोरी, रैम, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज इज स्लो, और पेपर में ये भी पूछ सकता है कि सबसे फास्ट वाली कौन सी होती है मेमोरी। तो उसका आंसर क्या आएगा, कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वहाँ पे क्या पूछा होगा, फास्ट वाली मेमोरी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब 34 पे चलते हैं। एक करेक्टर रिप्रेजेंटेड इन EBC DIC बाई, कि EBC DIC में अगर हम करेक्टर की रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो कितने बिट्स का होता है, 1 बिट, 4 बिट, 8 बिट्स या 16 बिट्स। तो वो कितने बिट्स का होता है, 8 बिट्स का होता है। इसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेसेसरी टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर, कि अगर हम कंप्यूटर के ऊपर काम करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है, कंपाइलर, असेंबली, इंटरप्रेटर। तो सबसे ज़रूरी क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो हम सिस्टम के ऊपर क्या नहीं कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 36, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर लिखने के लिए हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग, एल्गोरिदमिक, कोडिंग या फाइल। तो हम अगर कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोडिंग। ठीक है। क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर आ गया सी, क्वेश्चन नंबर 36 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कोबाल इज़ वाइडली यूज्ड इन विच एप्लीकेशन, कि कोबाल्ट जो है, कोबाल इज़ वाइडली यूज्ड इन विच एप्लीकेशंस, कहाँ यूज़ होता है वो, तो साइंटिफिक, कॉमर्शियल, मैथमेटिकल या स्पेस। तो कहाँ यूज़ होता है, कॉमर्शियल। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, कौन सी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड काम होता है। तो वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, जावा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें पूछ रहा है ए कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, कि देखो मैंने ऊपर बताया था आपको
पिछले पार्ट में इंटरप्रेटर, कंपाइलर, तो यहाँ पे किससे रिलेटेड आ गया क्वेश्चन, फिर से कंपाइलर। तो एक प्रोग्राम जो एंटायर, एक ऐसा प्रोग्राम जो पूरे के पूरे प्रोग्राम को किस में चेंज कर दे, मशीन लैंग्वेज में, उसको हम कौन सा बोलते हैं, कंपाइलर। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 है लाइनक्स इज़ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कि लाइनक्स किस तरह का सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर कैसे कैसे हो सकते हैं, कमर्शियल हो सकते हैं, प्रोप्राइटरी हो सकता है, तो ये कौन सा है, ओपन सोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है ओपन सोर्स। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, इन MS विंडोज़ डाटा एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट, कि देखो अगर हम विंडो चलाते हैं तो उसमें जो हमारा टाइम और डेट है वो कहाँ पे दिखती है, तो कहाँ दिखती है, टास्क बार में। और टास्क बार में क्या चीज़ें दिखती हैं कि हम जो भी एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं उसके वहाँ पे फाइल्स क्या होती हैं, ओपन होती हैं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा 42, विच कीवर्ड इन MS वर्ड इज़ यूज टू अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, कि अगर हमने जो भी कोई टेक्स्ट लिखा है हम चाहते हैं कि वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड से भी क्या हो जाए, बराबर स्पेस छूट जाए, राइट हैंड साइड से भी क्या हो जाए, बराबर स्पेस छूट जाए, तो उसके लिए हमारा सीधी कमांड आती है Ctrl+J, और J का मतलब क्या होता है, जस्टिफाइड। तो वो ऑटोमेटिक लेफ्ट हैंड साइड से भी स्पेस छोड़ देगा और राइट हैंड साइड से भी क्या कर देगा, स्पेस छोड़ देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग इन MS वर्ड। अगर हम MS वर्ड में स्पेसिंग दे रहे हैं या फॉन्ट स्पेसिंग कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ वहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। देखो फिर से क्या पूछा है, नॉट। तो एक आ गया नॉर्मल, एक आ गया लूजली, एक आ गया कंडेंस, एक एक्सपेंडेड। तो कौन सा वहाँ पे नहीं होता है ऑप्शन हमारा, लूजली वाला ऑप्शन नहीं होता है। तो 43 का आंसर आ गया बी ऑप्शन, लूजली। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन अ ड्राइंग टूल बार इन MS एक्सेल। तो इसमें देखो क्या बोला है कि अगर हम MS एक्सेल की टूल बार पे जाते हैं ड्राइंग पे, तो कितने ऑब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं, तो देखो 4, 5, 10। तो ये क्या है, गलत है, इससे भी ज़्यादा वहाँ पे क्या होते हैं, टूल्स अवेलेबल होते हैं ड्राइंग के लिए। तो 44 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, विच मेनू इन एक्सेल हैज़ फंक्शनल लाइब्रेरी, कि हमारा जो एक्सेल है उसमें कौन सा ऐसा मेनू है जिसको फंक्शनल लाइब्रेरी बोलते हैं। तो आंसर आता है हमारा कौन सा, इंसर्ट, क्योंकि इंसर्ट ही एक ऐसा ऑप्शन है जहां से हम अपने डॉक्यूमेंट में या अपनी फाइल में बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल चार्ट रिप्रेजेंट्स ओनली वन वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल, कि कौन सा ऐसा चार्ट है जो हर एक वैल्यू के लिए सिर्फ एक वेरिएबल शो करता है। तो वो चार्ट आ गया कौन सा, पाई चार्ट। कौन सा चार्ट है, पाई चार्ट, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल फॉर ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन MS पावर पॉइंट। तो इसका ऑप्शन है फॉन्ट टाइप, कर्व्स, इंसर्ट, बुलेट या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है कौन सा, कर्व्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, इन पावर पॉइंट रिव्यू प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ। देखो रिव्यू का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, रिव्यू देते हैं, कि हाँ जैसे आप लोग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह से कंटेंट बना रहे हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप लोग हमारे इसमें वीडियो में कमेंट करो, लाइक करो, तो हमें उससे क्या पता लगता है, आपके रिव्यूज़ पता लगते हैं कि हाँ लोगों को हमारी चीज़ पसंद आ रही है या नहीं आ रही। तो वैसा ही क्वेश्चन था, इन पावर पॉइंट रिव्यू प्रोवाइड्स द फैसिलिटी, कि रिव्यू किस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पे बंदा क्या कर सकता है, कमेंट भी कर सकता है, हमें आपके डाटा से क्या हेल्प मिलेगी, रिसर्च का पता लगेगा हमें, उसके बाद हमें किस चीज़ का, कोश या थेसर्स का पता लग जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर, ऑल ऑफ दिस। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, इन BDMS विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ईजिली मॉडिफाइएबल, कि अगर हम BDMS यूज़ करते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो ईजिली मॉडिफाइएबल होती है, ट्रिगर्स, व्यूज़, स्कीमा या स्टोर्ड प्रोसीजर्स। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, स्कीमा। इसके बाद है हमारा 50th क्वेश्चन, जो इस वीडियो का क्या रहेगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछ रहा है वो, इन अ हायरार्कियल मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज, कि अगर एक हम कोई हायरार्कियल ऑर्डर बनाते हैं। अब हायरार्कियल अगर आपको समझ नहीं आया हो वर्ड तो मैं बताता हूँ, हायरार्कियल ऑर्डर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी एक बैंक में गए, तो वहाँ पे बैंक में काम करने के लिए उन्होंने क्या बनाया होता है, एक पूरी हायरार्की बनाई होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन कि एक लोअर लेवल पे एम्प्लॉय होगा, एक उससे ऊपर होगा, इस तरह से एक लेवल बनाया था। तो जो हमारा यहाँ पे हायरार्की मॉडल जो यूज़ किया जाता है वो कैसा होता है, ग्राफ
लिस्ट या लिंक्स। तो वो किस तरह का मॉडल होता है, ट्री मॉडल, कि नीचे उसके रूट्स हैं और उसके ऊपर अलग अलग उसकी क्या है, ब्रांचेस हैं। तो आशा करूँगा कि आपको इस पार्ट में जो मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो क्या है, वो पसंद आए हों। इसी तरह के अगले वीडियोस को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।